अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों को अन्नदाता की पूरी टीम के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं आशा करती हूं कि आने वाले वर्ष सभी किसान भाइयों को धन और धान्य से भरपूर समृद्धिशाली बनाए और साथ ही आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भी लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु मेथी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। अगेती आलू की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमारे प्रदेश के किसान भाई मसाला फसल मेथी की खेती करते हैं, लेकिन वो इस फसल से अच्छी उपज नहीं प्राप्त कर पाते। इसका मुख्य कारण मेथी की बुआई में तकनीकी बिंदुओं का प्रयोग न करना। तो किसान भाइयों, इस फसल से अच्छी उपज कैसे प्राप्त करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रही है कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना की डॉक्टर संगीता कुमारी। बहुत सारे किस्में हैं, लेकिन खासकर जो बिहार में है चंपा और कसूरी मेथी भी लगाया जाता है। इसके अलावा जो उन्नत प्रभेद है राजेंद्र कांति, हिसार सोनाली, US 305, पूसा अर्ली बंचिंग, ये मेथी जो है ये पीले दाने वाले हैं और इसमें एक हरा दाना की भी मेथी होती है जिसकी प्रजाति UM 444 है और इसकी खेती जो है करने के लिए अभी उपयुक्त समय है। तो किसान भाई खेतों का चुनाव कर ले। चुनाव करने से पहले आप अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें और उसके बाद ही रोपाई करें। अब आती है खेत तैयारी करने की बारी। तो खेत जो है मिट्टी हमेशा बलुई दोमट या दोमट मिट्टी का ही चुनाव करें और ये भी देखें कि भारी मिट्टी जहाँ हो उसमें भी आप खेती कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ जल निकास का उचित संभावना हो। और खेत में मिट्टी की जीवांश जो होती है उसमें उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए और खेत को जुताई कर ले। पहली जुताई जो है कल्टीवेटर से करें और उसके बाद 2-3 बार उसकी जुताई करने के बाद उसमें पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरी बना दे और खरपतवार या कंकर पत्थर को भी चून करके हटा दे। और साथ ही ये ध्यान दें कि अंतिम जब जुताई कर रहे हैं तो उसमें 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 70 किलोग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश अवश्य डालें और मिला दें। और चंपा जो है हमने बताया मेथी की जो बिहार के लिए किस्में हैं उसकी जब खेती जब आप करेंगे 15 दिसंबर तक भी उसको लगाया जा सकता है। तो 1 हेक्टेयर अगर लगाना है उसके लिए 20 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है और ये जो है लाइन से लाइन में जब आप लगाते हैं तब ये मात्रा ज़रूरत पड़ती है। अगर छिटकावा द्वारा आप छींटने जैसे ब्रॉडकास्टिंग के रूप में आप जब इसकी बुआई करेंगे तो उसमें तकरीबन 25 किलोग्राम बीज की मात्रा पड़ेगी। रोपाई से पहले एक बात अवश्य आप ध्यान रख ले कि बीज बोने से पहले इसमें राइजोबियम कल्चर से उसको बीजोपचार कर ले और तभी ही बीज को लगाए। जब आप मेथी की बीज की बुआई करते हैं तो उसको लाइन में ही लगाएं
और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखे और पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखे। तो पौधे की दूरी आप तभी रख सकते हैं जब आपकी पौधे की जब बढ़वार 2 से 3 सेंटीमीटर जब पौधे हो जाती हैं, तब उसमें जो पौधे कमजोर पौधे हो या घना पौधा हो उसको उखाड़ दे और 10 सेंटीमीटर की दूरी को रखें और इस तरह से बीज को आप लगाएं। और आप देखिए कि जब पौधा 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का हो जाए तब उसकी पहली कटाई कर दें और पहली कटाई करने के बाद 50 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के रूप में डालें और उसके बाद सिंचाई करना होता है। तो मेथी ऐसा फसल है कि 2 कटाई करने के बाद उसके बाद ही बीज के लिए आप ले तो बेहतर होगा। इससे बीज की मात्रा जो अच्छी मात्रा में बनेगी और साथ ही साथ सिंचाई जहाँ तक हो, जाड़े का मौसम है तो 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 कटिंग के बाद पहला और दूसरा सिंचाई कर दे, उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। और अब आती है कीट, अगर जैसे ज्यादातर इसमें लाही ही लगता है, बादल जब छाए रहता है तो लाही को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए रोगर 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दे। और छिड़कते समय यह ध्यान रखें कि सुबह के समय ना करें, धूप तेज हो तब छिड़काव नहीं किया जाता है। दवा का छिड़काव 3 से 4 बजे के बाद ही दवा का छिड़काव करें। इसके बाद एक इसमें आती है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्निल असीता कहते हैं। उसमें देखेंगे कि पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा बन जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप कैराथेन 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें। इस तरह से आपका फसल सुरक्षा जैसे कीट और बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं और फसल का उत्पादन आप बढ़िया ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अगेती आलू की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर महीने में आलू की बुआई की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में होगी और फसल की इस अवस्था में समसामयिक कार्यों की करने की जरूरत पड़ती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार यादव। से तो 20-25 दिन की हुई होगी, लगभग उसकी ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर की हुई होगी। तो इस समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि जो खरपतवार हैं जैसे 2 तरह के होते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और एक जो है पतली पत्ती वाले। पतली पत्ती वालों का जो ऐसे उदाहरण आपका मोथा हो गया, या चौड़ी पत्ती वाला में ये बथुआ वगैरह है या जंगली मटर वगैरह है। तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप पोषक तत्व तो आलू के लिए प्रयोग करते हैं तो ये जो खरपतवार हैं वो भी उसको लेते हैं। तो इसलिए खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनको जो है एक तो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो मैकेनिकल क्या वीडर बोलते हैं, जिसको जो चलाते हैं 2 रो के बीच में चला सकते हैं उसको, या हाथ से भी निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपका फसल जो है वो किसी भी तरह से नुकसान उसको न पहुँचे। जो भी अपना आप औजार यूज करते हैं तो उससे फसल को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो जो होता है आपका सिंचाई। तो सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फसल आपकी लगभग 25 सेंटीमीटर की हो गई है। तो इस समय उसमें देखकर सुविधा अनुसार आप 8 दिन 10 दिन पर ये उचित जो है नमी को जो है मेंटेन करना चाहिए वहाँ पर खेत में। क्योंकि सिंचाई अगर में 2 चीज़ें होती है, एक तो ज़्यादा आप कर देंगे तो भी नुकसान है आलू के लिए। सिंचाई का बहुत ध्यान देना चाहिए। जब भी करें तो 2/3 जो उसकी रीज आपने बनाया है, मेड़ बनाई है, उसका 2/3 ही करें। और साथ ही साथ वो जल निकास का, अगर बारिश हो जाती है तो जल निकास का भी ध्यान रखना चाहिए कि जल वो निकल जाए। आलू में किसी भी तरह से पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है तो आपकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन आता है, क्रिया जो करते हैं, वो है मिट्टी चढ़ाना आलू की फसल में। क्योंकि जो मिट्टी अगर नहीं चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके कंद बाहर आ जाते हैं। उसके लिए उपयुक्त जो है
जगह नहीं मिल पाती है, तो उसमें जब सूर्य का प्रकाश लगता है तो हरे रंग का कंद हो जाता है, और कंद हरे रंग का हो जाता है तो उसमें एक तरह से एक एल्कलाइड होता है जो मतलब जहर बन जाता है। इसलिए जो है मिट्टी जो है चढ़ाना है, और जो है महत्वपूर्ण, चूंकि आपकी फसल लगभग 25 सेंटीमीटर की हो गई है तो उस समय आपको कीट और जो रोग लगते हैं उनका भी थोड़ा सा प्रबंध उस समय करना चाहिए। जैसे एक तो अगेती झुलसा होता है वो आ जाता है, तो उसमें आपका छोटा सा एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना दिखती है पत्ती पर भूरे रंग की गोल सी, तो वो भी खतरनाक होता है, धीरे धीरे पूरे फसल में फैल जाता है। क्यों जेब है मैंको जब से ये अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों का नियंत्रण हो जाता है, 2.5 ग्राम दवा जो है मैंको जेब की 1 लीटर पानी में जो है घोल बनाकर आप उस समय छिड़काव कर सकते हैं, और इससे दोनों रोग से आपको बचाव हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू की फसल में पौध सुरक्षा उपायों को किस प्रकार से अपनाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं आलू अनुसंधान संस्थान पटना के डॉक्टर मनोज कुमार। जो किसान भाई अपनी फसल को अर्ली लगा लिए हैं, पहले लगा लिए हैं, जैसे कि वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में, उस समय काफ़ी गर्मी थी और उनके फसल में जो अभी अंकुरन आया है, जमाव हुआ है, उसके जमाव के बाद हो सकता है कि उनके फसल में कुछ कीड़े लगने की संभावना हो। सफ़ेद मक्खी की अभी संख्या काफ़ी मिल सकती है फसल पे, तो उसके लिए वो चाहें तो इमिडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं, या जहाँ पे कटवर्म, कटवा कीड़े जो कि फसल को काट देते हैं ज़मीन की सतह से, उसके लिए वो थीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्लांटिंग के समय दिया जाता है, या अभी अगर मिट्टी चढ़ा रहे हो तो मिट्टी चढ़ाने के समय भी जो आप नाइट्रोजन की उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं मिट्टी चढ़ाने के समय, तो उसके साथ मिला करके आप थीमेट की कुछ मात्रा 7 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो भी डाल सकते हैं। वैसे जहाँ तक अन्य रोगों का सवाल है, तो अभी अर्ली जो आगात फसल है उसमें झुलसा या इसकी संभावना और किसी बीमारी की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जबकि फसल की लतर पूरे ज़मीन को ढक ली होती है उस समय तक, तो उस समय पिछेता झुलसा की काफ़ी संभावना होती है। तो उस स्थिति में हम ये चाहेंगे कि किसान भाई अगर झुलसा ना भी दिखाई दे तो बचाव के लिए एक मैनकोजेब का स्प्रे जरूर करें। मतलब 1 लीटर में लगभग 2 से 2.5 ग्राम मैनकोजेब डालकर डाइथेनियम 45 वो स्प्रे अच्छी तरह से फसल में करें, ताकि पत्ती, फसल का ऊपरी हिस्सा, तना, हर कुछ उसमें अच्छी तरह से गीला हो जाए। और इसमें ये एक संपर्क फफूंदनाशी है जो कि फफूंद को आने से बचाएगा। तो इस ढंग से परिवर्तित हो रहे मौसम में आप अपनी फसल के अच्छे से रख रखाव करके भरपूर फायदा उठाएं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अच्छे फूल उत्पादन के लिए गुलाब के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसानों ने गुलाब के बाग लगा रखे हैं, वो इनसे फूलों की अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब वो इनका प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करें। और वर्तमान समय में गुलाब के बाग में विंटरिंग की क्रिया की जाती है, तो इस क्रिया को कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार वर्मा। तो अब इस समय जो भी किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, सलाह दी जाती है कि उसको जल्द से जल्द एक बार कटाई, उसकी छटाई कर लिया जाए, अच्छी तरीके से उसकी ट्रेनिंग कर दी जाए, जिससे कि उसमें नई शाखाएं आए और अच्छे उसमें फ्लावर आएंगे। तो अभी सबसे उपयुक्त समय है किसान भाई जो जमीन की सतह से कम 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के आसपास छोड़ के बाकी जितनी भी जो सूखी शाखा है या रोग ग्रसित है या कीड़े से ग्रसित है, उस शाखा को तुरंत वहां से काट दे। और काटने के बाद ध्यान देंगे किसान भाई कि उसमें फफूंदनाशक दवा जैसे बाविस्टिन है, डाइथेनियम 45
है, इसमें किसी एक का दवा का पेस्ट बना ले और पेस्ट बनाने के बाद जहां पर भी आपने कटिंग काटा हुआ है गुलाब का और उसके ऊपर से उसको लेप लगा दे, तो आगे आप देखेंगे उसमें जो डाइबैक एक बीमारी आती है वो उसकी संभावना जो बिल्कुल है वो कम हो जाती है। किसान भाई मैं एक सलाह और दे रहा हूँ कि इसमें विंटरिंग करना जरूर किया करे। उससे क्या होगा कि जड़ जो है एक हफ्ते तक कम से कम आप उसमें मिट्टी निकाल दें और जड़ को किसी प्रकार से नुकसान किए हुए उसमें धूप लगने दें। तो इससे क्या होगा किसान भाइयों कि एक हफ्ते तक उसमें धूप लगने से उसमें फूलों की संख्या अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा होगा। इसके साथ साथ किसान भाई जैसा जब ये आपका कटिंग का काम हो जाए तो उसके बाद आप कम से कम एक टुकनी या एक बास्केट गोबर की खाद ले लेंगे और उसमें यूरिया, फास्फोरस और पोटास ये तीनों की जो मात्रा रहेगी वो 25-25 ग्राम तीनों की मात्रा लेके और उसके चारों तरफ अच्छी तरीके से निंदाई गुड़ाई कर दे और उसमें गोबर की खाद को मिक्स करके उसमें भर दे और उसमें एक हल्की से सिंचाई कर दे किसान भाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पौधे की आपकी जो वृद्धि है बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ साथ किसान भाई हम पर्णी छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, हम पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूरिया को 30 ग्राम ले और उसमें 30 लीटर पानी, उसमें आपका यूरिया रहेगा 30 ग्राम, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट रहेगा, अमोनियम सल्फेट रहेगा, ये 30-30 ग्राम लेंगे और उसका मिश्रण करने के बाद उसको 30 लीटर पानी में आप घोल कर अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, पर्णी छिड़काव, तो आप देखेंगे फूलों की जो संख्या है वो बढ़ेगी और फूल अच्छे आएंगे। खरपतवार के लिए किसान भाई जो भी गुलाब की अपन खेती कर रहे हैं तो किसान भाई को हम ये कहेंगे कि पहले तो निंदाई गुड़ाई अच्छे अपने हाथ से ही कर ले और अगर संभव हो सके तो आप खरपतवार नाशक जो दवा बाजार में है आपका ग्लाइसेल है उपलब्ध रहता है, उसको स्प्रे में अगर डब्बे का लगाकर उसका अगर अपन कतार के बीच में अगर डालते हैं तो आप उसको भी अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो समय रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो पानी हमारा जो है कम से कम 6 से 7 दिन के अंतराल पर हम उसमें हमें पानी देते रहें ताकि उसमें नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा उसमें पानी की नमी ना बने रहे जिससे कि हमारा उसमें कई बीमारी आने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम कम से कम 5 से 7 दिन के अंतराल पर हम पानी दें। जहाँ पर किसान भाई आपके सुविधा नहीं है, पानी आपके पास अच्छी सुविधा है तो आप बहाव विधि से भी दे सकते हैं, रिंग बनाकर दे सकते हैं, बेसिन विधि से दे सकते हैं और जहाँ पर आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है वहाँ पर हम ड्रिप की फैसिलिटी से भी पानी दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे किसान भाई उसमें कीड़े की अगर हम बात करते हैं तो गुलाब में एफिड और थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है क्योंकि जब वो शाखाएं निकलने लगती है, नई शाखाएं आने लगती है तो उसमें आप देखेंगे कि बड भी जब बनने लग जाता है तो उसमें कीड़े आ जाते हैं एफिड और थ्रिप्स जो कि चिपक जाते हैं उसके बड में और पूरी तरह से वो ओपन नहीं हो पाता, खुल नहीं पाता है। और इसके साथ साथ वो जो नई नई पत्तियां आती है उसमें भी कीट का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमको इसमें नीम वाली जो दवा आती है, निमोनिल के नाम से भी दवा आती है, उसको कम से कम 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर उसका छिड़काव करते हैं तो उससे भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कीटनाशक दवा जो बाजार में उपलब्ध है, मेटास्टॉक्स हैं, उसको भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, डाइमेथियोट है उसको भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर उसका छिड़काव हर 15-15 दिन के अंतराल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला सिमडेगा के कृषक अनिल यादव, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं के नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं। तो अनिल यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो कोई भी गाय जब बच्चा देती है तो हम सभी जानते हैं कि जो बच्चा होता है एक भविष्य होता है और उसकी देखभाल और उसको कैसे ब्याते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए, रखनी चाहिए, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि जब गाय बच्चा देने के करीब हो तो उसको एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए जहाँ पर साफ सुथरा स्थान हो, क्योंकि अगर हमने साफ सुथरा स्थान नहीं रखा है तो उसमें बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। और वो जो कच्चा स्थान मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ना बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि गीला स्थान हो, एक सूखा स्थान होना चाहिए। और जब बच्चा देने की जब प्रक्रिया हमको लगे कि जब उसमें से जब पानी निकलना हल्का सा शुरू हो तो उसको कोशिश करना चाहिए कि नीचे कुछ ऐसी चीज़ें हम बिछा दें ताकि उसको मुलायम हो। बच्चा इसी कारण बस अगर ऊपर से वो थोड़ा सा गिरे तो उसको चोट लगने की संभावना खत्म की जा सके। उसके बाद जब गाय ने बच्चा दे दिया तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि एक गाय को बच्चे को गाय के सामने हम रखते हैं।
कभी कभार ये ऐसी स्थिति पैदा होती है कि गाय उस बच्चे को चाटती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कई जगह ऐसा देखा जाता है कि गाय से जब बच्चा होता है तो बहुत लोग जेर गिरने का इंतजार करते हैं और जेर गिरने के बाद ही दूध निकालने का काम करते हैं। ये सर्वथा गलत है। आप दूध निकालने का काम थोड़ी सी सफाई करने के बाद आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में दूध निकाल लें, और जो 3 दिन का जो दूध होता है जिसको हम खासकर खीस बोलते हैं, वो हमारे जो गाय का जो बच्चा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है, और उसको हम उस खीस को उस बच्चे को जरूर पिलाएं, जिससे उसमें रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो। और साथ ही साथ का जो खासकर जो बछड़ा या बछिया पैदा हुआ हो उसको 20 दिन के बाद जब देते हैं, और हर 3 महीने के उस पे हमको उसको दवा देनी चाहिए, जिससे उसकी प्रॉपर उसकी ग्रोथ बनी रहे और हमको आने वाले समय में उस बछड़े या बछिया से निश्चित तौर पर फायदा मिले। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक आय हेतु बेबी कॉर्न मक्के की खेती पर जानकारी। गेंदा की अधिक फूल देने वाली किस्में और रोपाई प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से पुनः सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।